सोचिए, अगर आपके वोट से बनी सरकार को कोई विदेशी ताकत सड़कों पर भीड़ उतार कर पलट दे तो शाहीन बाग और किसान आंदोलन की आड़ में जो टूल किट्स चल रही थी, क्या वो सिर्फ आंदोलन था या भारत के लोकतंत्र पर हमला? अब अमित शाह ने सीधा आदेश दिया है, पता लगाओ किसने इन आंदोलनों को पैसा और नैरेटिव से हवा दी। सवाल साफ है, क्या भारत का जनादेश भारतीयों के हाथ में रहेगा या विदेशी ताकतों के हाथ में बिकेगा? भारत में लोकतंत्र सिर्फ वोटिंग मशीन तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है जनता का जनादेश और उसका सम्मान। लेकिन अगर इस जनादेश को विदेशी ताकतें, पैसों और नैरेटिव वॉरफेयर के जरिए पलटने की कोशिश करें तो क्या होगा? यही खतरा भारत सरकार को साफ साफ दिख रहा है और इसी वजह से गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति कॉन्फ्रेंस 2025 में अमित शाह ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आदेश दिया है कि आजादी के बाद से हुए सभी बड़े प्रोटेस्ट का गहराई से अध्ययन करो, खासकर 1974 के बाद से। इस स्टडी का मकसद है समझना कि ये आंदोलन क्यों हुए और कैसे खड़े हुए, इनकी फंडिंग कहां से आई, पर्दे के पीछे कौन लोगों ने हवा दे रहे थे और इनका नतीजा देश पर क्या पड़ा। फिर इन नतीजों के आधार पर सरकार एक एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएगी ताकि भविष्य में अगर कोई प्रोटेस्ट सिर्फ अराजकता और विदेशी हितों के लिए खड़ा हो तो उसे समय रहते काबू में लिया जा सके। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ये टीम अकेले काम नहीं करेगी। राज्य पुलिस और सीआईडी अपने पुराने केस रिकॉर्ड उपलब्ध कराएंगे। ईडी, एफआईयू, आईएनडी और सीबीडीटी जैसी एजेंसियां पैसों का ट्रैक करेंगी। और सबसे अहम, पंजाब में खालिस्तानी नेटवर्क और आतंक क्राइम के गठजोड़ पर भी अलग एसओपी बनेगी, यानी खालिस्तानी नेक्सस के लिए एक अलग स्ट्रेटजी। अब अगर कोई सवाल पूछे कि भैया इसकी क्या जरूरत थी, क्या सरकार विरोध करने पर भी पाबंदी लगाएगी? अब क्या प्रोटेस्टर्स का ह्यूमन राइट्स नहीं है? तो आपको बता दो दोस्तों, बीते कुछ वर्षों में हमारे पड़ोसी देशों में ऐसे कई सारे प्रोटेस्ट हुए। श्रीलंका में जब आर्थिक संकट आया तब सड़कों पर उतरे कई प्रदर्शनकारियों को बाहर से एनजीओ और इंटरनेशनल नेटवर्क सपोर्ट कर रहे थे। बांग्लादेश में एक जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के खिलाफ माहौल बनाकर हिंसक प्रदर्शन हुए। ये जग जाहिर था कि कैसे विदेशी ताकतों द्वारा शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ और फिर मोहम्मद यूनुस को नई सरकार का एडवाइजर बनाया गया। किसी से छुपा नहीं था कि ये सब किसके इशारों पर हुआ था। अभी नेपाल में जो जनजी प्रोटेस्ट हुआ उस पर भी विदेशी फंडिंग द्वारा प्रभावित होने के आरोप लगे हैं। भारत अनुभवों से सीख रहा है कि लोकतंत्र को अस्थिर करने का सबसे आसान हथियार है प्रोटेस्ट वॉरफेयर। भीड़ जुटाओ, फंडिंग करो, नैरेटिव बनाओ और फिर सरकार को गिराने की कोशिश करो। और भारत में भी ऐसे कथित आंदोलन हो चुके हैं। अगर भारत की ही बात करें तो हमें दो ताजा उदाहरण तुरंत याद आते हैं। सबसे पहले तो शाहीन बाग है। महीनों तक दिल्ली की सड़कों पर कब्जा करके आंदोलन चलाया गया। बाहर से आई फंडिंग, नेटवर्किंग और संगठित कैंपेनिंग, ये सब बाद में रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन में सामने भी आया। सवाल ये नहीं है कि विरोध क्यों हुआ, सवाल ये है कि क्या इसे लगातार हवा देने में बाहरी हाथ था। फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट को कैसे भूल जाएं? किसानों की समस्याएं अलग बात हैं, लेकिन इस आंदोलन में विदेशी टूल किट्स और सेलिब्रिटी ट्वीट्स का हस्तक्षेप दिखा। ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट, टूल किट का लीक होना, ये सब बताता है कि आंदोलन सिर्फ भारतीय किसानों की आवाज नहीं रह गया था, बल्कि इसे इंटरनेशनल नैरेटिव सेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब सरकार का कहना है कि लोकतांत्रिक विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन यह अधिकार विदेशी ताकतों के हाथ में खिलौना ना बन जाए, इसकी गारंटी भी सरकार को ही देनी होगी। अमित शाह का यह आदेश इसी दिशा में है ताकि फ्यूचर में कोई भी विदेशी फंडिंग या एनजीओ नेटवर्क भारत की सड़कों पर अराजकता फैलाकर जनता के फैसले को पलट ना सके, ताकि चुनी हुई सरकार को गिराने का खेल विदेशी पैसों से ना खेला जा सके और ताकि लोकतंत्र जनता के हाथों मजबूत रहे, किसी बाहर बैठे ताकतवर नेटवर्क के हाथों नहीं। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? क्या भारत सरकार द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विदेशी चंदे पर चलने वाले आंदोलनों के खिलाफ कदम लेने की तैयारी जो चल रही है, आप उससे सहमत हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए पैम्फलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।